नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के साथ मैं हूं राकेश शर्मा। प्रदेश भर में मजदूरों की मांगों को अनदेखा किए जाने पर सीटू इकाई ने हमीरपुर बाजार में रैली निकाली और जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सीटू कार्यकर्ताओं के साथ दर्जनों निर्माण व मनरेगा मजदूर भी शामिल रहे। रैली व प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने डीसी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। हमीरपुर बाजार में सीटू कार्यकर्ताओं ने मजदूरों की मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और मनरेगा व निर्माण मजदूरों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में न लाने व अधिकांश पंचायतों में मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का काम न दिए जाने पर गहरा रोष जताया। सीटू कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर बाजार में तहसील परिसर से होकर गांधी चौक तक रैली निकाली और बाद में गांधी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। सीटू के प्रदेश महासचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का काम नहीं दिया जा रहा है। हालांकि पहले भी डीसी से मिलकर बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यदि अब की बार भी समस्याओं पर गौर नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पहले तो जो मनरेगा मजदूर है उसको 100 दिन का काम दिया जाए, सरकार देती नहीं है। अगर काम नहीं देना है तो उसको कानूनन बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, वो भी सरकार देती नहीं है। जब आवेदन करते हैं मनरेगा के लिए तो फॉर्म नंबर 4 होता है, उसका रसीद जो है पंचायत का प्रधान और सचिव नहीं देते हैं। हम जिलाधीश से पहले भी मिल चुके, आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं, मनमाने तरीके से हो रहा है और इस वजह से लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा। दूसरी बात है कि मनरेगा मजदूरों को कल्याण जो निर्माण का मजदूर है उसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड उसके बनने हैं। राज्य सरकार ने आज तक वो कार्ड बनाए नहीं, कुछ जगह पर बने कुछ जगह नहीं बने। प्राइवेट कंपनी को ठेका दे रखा है, वो कंपनी आती नहीं है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनरेगा का जो वर्कर है उसको असेसमेंट के आधार पर पेमेंट नहीं होगा, बल्कि जो न्यूनतम वेतन है प्रदेश का वो दिया जाएगा, मतलब 170 रुपये दिया जाएगा। आज सरकार उसको लागू करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ अस्पताल की बात हम उठा रहे हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है और पूरा स्वास्थ्य विभाग जो है हम समझते हैं कि वो प्राइवेट अस्पतालों के मैनेजमेंट से मिला हुआ है। इस करके सारे रेफरेंस वहाँ हो जाते हैं। जो लेडीज़ के केसेस होते हैं, प्रेगनेंसी के केसेस होते हैं और कोई केसेस होते हैं, उनको प्राइवेट अस्पतालों के साथ मिली भगत करके वहाँ रेफर कर दिया जाता है। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की नई उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन पर विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी सभाएं कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा कि जल्द सरकार ने नीति में बदलाव नहीं किया तो प्रदेश मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता में प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी सभाएं कर्मचारी संघ के प्रदेश वरिष्ठ उप प्रधान राजेश पटियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई डिपो आवंटन की नई नीति न तो जनता और न ही सहकारिता आंदोलन के हित में है। उन्होंने कहा कि निचले जिलों कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और सोलन आदि में हजारों की संख्या में उचित मूल्य की दुकानें प्राथमिक सहकारी सभाओं के माध्यम से सुचारू रूप से चलाई जा रही है, लेकिन अब नई नीति से समस्या पैदा हो गई है। सहकारी सभा कर्मचारी संघ है, इसका जो बड़ा विरोध करता है, क्योंकि हमारे जिला बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा और सोलन, मंडी, इतने भी हमारी ये ज़िले हैं, 8-9 ज़िले, इनमें सहकारी सभाओं जो प्राथमिक सहकारी सभा है स्तर के पर इसका काम और ये आवंटन का काम के माध्यम से बहुत बड़ी ढंग से बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है और पब्लिक की भी इसमें कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यदि जल्द ही डिपों की नीति में बदलाव नहीं किया तो प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। बैजनाथ के समीप गनखेतर में स्थानीय विधायक किशोरी लाल ने उचित मूल्य की दुकान का उद्घाटन किया। बैजनाथ कृषि सहकारी सेवा समिति द्वारा चलाई जाने वाली इस दुकान से इलाके के 300 कार्ड धारकों को सुविधा प्राप्त होगी। विधायक किशोरी लाल ने कहा कि सरकार की घोषणा के अंतर्गत ये सुविधा लोगों को मुहैया करवाई जा रही है। उचित मूल्य की दुकान का उद्घाटन करने के बाद विधायक किशोरी लाल ने कहा कि सरकार द्वारा हाल ही में घोषणा की गई थी कि जहां 150 राशन कार्ड धारक है वहां उचित मूल्य की दुकान खोली जाएगी। इसी के अंतर्गत आज बैजनाथ के गनखेतर में ये सुविधा लोगों को मुहैया करवाई गई है ताकि लोगों की समय की बचत हो सके और सस्ता राशन घर द्वार पर मिल सके। बैजनाथ कृषि सहकारी सेवा समिति द्वारा चलाई जाने वाली इस दुकान से इलाके के 300 कार्ड धारकों को सुविधा प्राप्त होगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि जहां 150 राशन धारक लोग हैं वहां उचित मूल्य की दुकान जो है वो खुल सकती है। तो इसी संदर्भ में गायनाथ कृषि सेवा सहकारी सभा ने प्रयत्न किया है। उन्होंने गांव गणखेतर में एक उचित मूल्य की दुकान खोलकर यह साबित कर दिया है कि सरकार की जो घोषणा है उसका यहाँ इम्प्लीमेंट हो। इसी के साथ ही पंडोल रोड में भी मैं चाहूँगा कि वहाँ भी कृषि सहकारी सभा एक उचित मूल्य की दुकान वहाँ भी खोले ताकि लोगों का समय बचे और लोगों को नज़दीक सस्ते मूल्य की जो वस्तुएं हैं सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं वो प्राप्त हों। सिटी चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। सोलन में एक नाबालिग के साथ दुराचार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्ची की आबरू लूटने वाला कोई गैर नहीं बल्कि उसका बहनोई है। ये मामला सोलन में चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से सामने आया है, जिसमें नाबालिग साली के साथ उसका बहनोई पिछले कई दिनों से दुराचार करता रहा था। मासूम बच्चियां अगर अपने घर में सगे संबंधियों के साथ ही सुरक्षित नहीं है तो भला किसी बाहर वाले पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सोलन में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से सामने आया है, जिसमें नाबालिग साली के साथ उसका बहनोई पिछले कई दिनों से दुराचार करता आ रहा है। सिटी चौकी सोलन में पीड़िता की बहन की शिकायत पर पुलिस ने धारा 376, 506 और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सिटी चौकी प्रभारी तिपेंद्र सिंह ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दुराचार की शिकार हुई बच्ची का मेडिकल करवाया जा रहा है। आरोपी की पहचान सोलन निवासी राजकुमार के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है। चाइल्ड लाइन की 2 महिलाएं, एक लेडीज और एक छोटी बच्ची को लेकर हमारे पास आए, जिन्होंने बतलाया कि एक छोटी लड़की अपनी बहन के साथ मुरारी मार्केट के पास किराए के कमरे में रहती थी और उस छोटी लड़की के साथ उसके जीजा ने गलत काम किया है, जो 5-6 दिन पहले करना बताया, परंतु हम पूछताछ पर इसने बताया कि वो 6-7 बार इसके साथ गलत काम कर चुका है, जिस पर हमने मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है। इस लड़की की उम्र 12-13 साल है, जो 4th क्लास में पढ़ती है। इस आरोपी को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और लड़की का डॉक्टरी मुआवजा करवा दिया गया है। ये हमने इसका मुकदमा 376, 506 IPC व 4 पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। स्वयंसेवी संस्था युवा भारत ने किड्स वॉइस स्कूल के साथ मिलकर शिमला के चक्कर स्थित क्षेत्र में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया और विभिन्न प्रजातियों के करीब 100 पौधे रोपित किए। संस्था पिछले 3 वर्षों से चक्कर क्षेत्र में पौधारोपण करती आ रही है और पौधों को सुरक्षित रखने और इनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभा रही है। शिमला के चक्कर क्षेत्र में पिछले 3 साल से चलाए जा रहे पौधारोपण के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए युवा भारत संस्था ने इस साल भी यहां 100 के करीब पौधे रोपित किए। युवा भारत ने ये पौधारोपण चक्कर स्थित किड्स चॉइस स्कूल के सहयोग से किया और इसमें भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष सुनील ठाकुर, भाजपा के चिकित्सा सेल के संयोजक डॉक्टर SS मिन्हास और भाजपा नेत्री व समाज सेविका किरण बावा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान देवदार, चीड़ और शरू के अलावा आड़ू और अनार जैसे फलदार पौधे भी रोपित किए गए। भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष सुनील ठाकुर ने कहा कि युवा भारत का मकसद पर्यावरण को बचाना और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए युवा भारत पौधारोपण करने के बाद उन पौधों की देखभाल कर उनके संरक्षण को भी सुनिश्चित करती है। युवा भारत NGO हमारी एक संस्था है जो पिछले 2010 से समाज के अंदर विभिन्न कार्यक्रम करती है, चाहे नशे के लिए और हिमाचल के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए। हमारा ये ट्री प्लांटेशन यहाँ पर प्रोग्राम 3री बार इसके अंदर जो हम केवल यही नहीं कर रहे कि पौधे लगाए जा रहे हैं, किस प्रकार से उनको यहाँ पर बचा के उनको तैयार किया जाए
ताकि जो शिमला एक सुंदर और स्वच्छ वातावरण के लिए, हिमाचल की हिल्स क्वीन जिसे कहा जाता है, इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए और पूरे समाज को जागरूक करने के लिए कि पर्यावरण से हमें जहां अच्छा स्वच्छ ऑक्सीजन मिलती है, वहीं जंगलों से हमें लकड़ी मिलती है ईंधन के रूप में, और जो हमारे पशु पक्षी और जानवर है उनके लिए एक आश्रय रहता है। और जो ग्लोबल वार्मिंग आज हो रही है उसको बचाने के लिए चाहे साइंटिस्ट और हमारा विज्ञान कितनी भी तरक्की कर सके, परंतु यदि ग्राउंड लेवल पे कुछ उसके लिए किया जा सकता है तो हमें अपने जंगलों को बचाना है। और जितने पेड़ पौधे हमारी सरकार या प्राइवेट इंडिविजुअल काटते हैं उनको रिप्लेस करके उनके स्थान पर नए पौधे लगाए जाए। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर एस मिन्हास ने युवा भारत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवा भारत संस्था पर्यावरण संरक्षण और जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसमें किरण बाबा जी ने सहयोग दिया, सुनील ठाकुर जी इसमें तत्पर होके आगे लगे रहते हैं। उनकी टीम पिछले साल भी यहाँ पौधे लगाए, जो कि मैं देख रहा हूँ सर्वाइवल रेट उनका बहुत बढ़िया सर्वाइवल रेट है। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, बच्चों को जागरूक करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, और इससे प्रोटेक्शन होगी। और मैं तो ये कहूँगा कि मोदी सरकार ने सिर्फ पेड़ लगाने की नहीं बात करनी है, वो तो इवन जो लगे हुए पेड़ हैं यदि उनको किसी वजह से वो प्रोग्रेस के रास्ते में आते हैं तो ट्रांसप्लांट करने की बात आज हो रही है। तो लगाने की तो बात अलग है, हम यहाँ आज ट्रांसप्लांट करने की भी बात नेशनल लेवल पे भारत सरकार की तरफ से सोची जा रही है। और हमें प्रोग्रेस भी करनी है और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। पौधारोपण करने के साथ साथ रोपित किए गए पौधों को बचाना और उनकी देखभाल कर उन्हें पेड़ बनाने तक की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। और यदि युवा भारत की तरह हर कोई रोपित किए गए पौधों के संरक्षण का जिम्मा उठाए तभी वास्तव में पौधारोपण का उद्देश्य सिद्ध हो पाएगा। वरना पौधारोपण की रस्म अदायगी तो आजादी के बाद से अनवरत जारी है, लेकिन इसके नतीजे कुछ खास उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय बाल चित्र समिति और जिला प्रशासन के सहयोग से शिमला में आयोजित किया जा रहा 6 दिवसीय बाल फिल्म महोत्सव संपन्न हो गया। इस महोत्सव के दौरान राजधानी शिमला और साथ लगते सरकारी स्कूलों के बच्चों को बाल चित्र पर आधारित फिल्में दिखाई गई, जिनसे स्कूली बच्चों ने मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी ग्रहण की। बस और 10 गाय चाहिए, फिर दिन में पूरा 100 बाल्टी दूध निकलेगा। लिख लो रावण जी। थोड़ा और चावल उगाना है तो हमें थोड़ा और जमीन चाहिए। जी यजमान, चलो चलते हैं। बीते 6 दिनों में शिमला के गेयटी थिएटर, शाही थिएटर और रिट्ज सिनेमा हॉल में केंद्रीय बाल चित्र समिति व जिला प्रशासन की ओर से शिमला और आसपास के सरकारी स्कूलों के बच्चों को बाल चित्र पर आधारित फिल्में दिखाई गई। इन फिल्मों को लेकर स्कूली बच्चों में खासा उत्साह दिखा और बच्चों ने इन फिल्मों का खूब लुत्फ भी उठाया। साथ ही शिक्षाप्रद इन फिल्मों से बच्चों ने सीख भी ली। बच्चों के मुताबिक बाल फिल्म महोत्सव उनके लिए एक अच्छा अनुभव रहा और भविष्य में भी इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। बहुत कुछ हमें अच्छी लगी। मुझे यहाँ पे पिक्चर बहुत अच्छी लगी, जैसे कि हमारे माता पिता ज़्यादा हमें वो नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक पहुँचा नहीं सकते, इसलिए हमें स्कूल से यहाँ पे नहीं मिला। हमें इस पिक्चर को देख के बहुत अच्छी शिक्षा मिली है। मैं चाहती हूँ मैं दोबारा और यहाँ आऊँ और ऐसी शिक्षा लेके और दूसरों को ग्रहण करूँ। जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ मतलब जो हमारे को फिल्म दिखाई जा रही है वो बहुत बढ़िया है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये हमारे भविष्य में भी मतलब इससे भविष्य के लिए बहुत अच्छी सीख मिलती है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जितने से ज़्यादा हो सके इससे मतलब कुछ शिक्षा ग्रहण की जाए, ये बहुत बढ़िया है। मतलब हमारे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर। बच्चों के साथ साथ अध्यापकों ने भी बाल चित्र समिति और जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट ने जो है ये काम करा है वो बहुत ही अच्छा किया है और बच्चे सारे बच्चे जो है यहाँ पे आए, सारा हॉल बड़ा खुश है, अंदर बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। सारे टीचर्स वगैरह जो भी आए
SMC के मेंबर्स भी आए कुछ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एजुकेशन के बारे में भी इसमें दिखाया गया है पिक्चर में, जो भी है एजुकेशन के बारे में भी है इसमें, तो बच्चों को मनोरंजन के लिए भी काफ़ी कुछ है, मतलब सीखने के लिए भी बहुत कुछ है बच्चों को। गेयटी थिएटर के पर्यवेक्षक व जिला भाषा अधिकारी त्रिलोक सूर्यवंशी ने इस 6 दिवसीय फिल्म महोत्सव के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी और सहयोग के लिए बच्चों व शिक्षा विभाग का आभार जताया। उन्होंने कहा कि फिल्म महोत्सव में बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था और उन्होंने बाल फिल्म महोत्सव में दिखाई फिल्मों को खूब पसंद किया है। बाल चित्र समिति भारत सरकार तथा जिला प्रशासन की ओर से 6 दिवसीय फिल्म उत्सव का आयोजन गेयटी शाही तथा थिएटर में आयोजित किया गया। इसमें शिमला शहर के तथा शिमला के ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी आसपास के 8-10 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूल आते हैं उन बच्चों को बाल चित्र पर आधारित फिल्में दिखाई गई। चूँकि मुझे गेयटी थिएटर का पर्यवेक्षक जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त किया गया है, मैंने जब बच्चों से पूछा कि कैसी फिल्में कैसी लगी, उन्हें बच्चों ने बताया कि हमें बहुत ही आनंद और बहुत ही मनोरंजक फिल्में लगी और जिसमें शिक्षाप्रद फिल्म थी और हमें इससे कई प्रेरणाएं शिक्षा से संबंधित भी मिली कि लालच बुरी बला है और ईमानदारी से जो है हमें कार्य करना है भविष्य में। और हम शिक्षा विभाग के भी और के आभारी हैं जिन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया और बच्चों के भी आभारी हैं जिन्होंने बड़े शांतिमय तरीके से इन फिल्मों का आनंद लिया। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सिरमौर जिला के सराहा के गांव चमोड़ा में एक वृद्ध महिला को बेहोश कर लूटने का मामला सामने आया है। ये वारदात उस समय हुई जब 80 वर्षीय वृद्ध महिला घर पर अकेली थी। तब एक अनजान युवक इंडक्शन चूल्हा बेचने के बहाने घर में आया और उसे नशीला बिस्कुट खाने को दिया, जिसके खाते ही थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को सोलन अस्पताल में पाया। सोलन के साथ लगते सिरमौर जिला के सराहा के समीप गांव चमोड़ा में 80 वर्षीय एक वृद्ध महिला को नशे के बिस्किट खिलाकर उसे लूटने का मामला सामने आया है। जब 2 दिनों से बेहोश पड़ी महिला को सोलन के अस्पताल में होश आया तो उसने आप बीती सुनाते हुए बताया कि जिस समय वो घर पर अकेली थी तब एक अनजान युवक इंडक्शन चूल्हा बेचने के बहाने घर में आया और बातों बातों में उसने बिस्किट खाते खाते एक बिस्किट उसे भी खिला दिया, जिसके खाते ही थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को सोलन अस्पताल में पाया। महिला ने कहा कि होश आने पर पता चला कि युवक ने उसे बेहोश कर उसके गले में पड़ी चांदी की चेन और सोने की कानों की बालियों के साथ साथ उसकी जेब में पड़े करीब 2000 रुपए पर भी हाथ साफ कर लिया। ऐसा हुआ कि एक छोकरू से आया और चूल्हे बेच रहा था तो उसने मेरे को बैठा हो कह रहे माता जी बिस्कुट खावांगी, तो अब मैंने खा लिया। मुझे चल पहले उसने अपने आप खाया निकाल के, बाद में मेरे को दिया तो मैंने भी खा लिया। खाया तो मैं वो भी वहीं बैठा था, मैंने बोला भाई ये तो मेरे को समझ नहीं आई, मेरे को मैं रोटी डाली उसने, मैं कहा चल मैं खा रही तू भी खा ले। हैं थाली में रोटियां डाल दी 2 थालियां में, और रोटी खाई नहीं गई और मेरे को फिर कोई पता ही नहीं रहा। एक ही था भाई, एक लड़का था और एक मैं थी, दूसरा आदमी कोई नहीं था। तो अब क्या पता बेटा, अब मैं तो घर में जाके देखूंगी, मेरी तो ये तो है नहीं, कान की बारी है। उसके साथ सोलन अस्पताल पहुंचे महिला के पड़ोसी ने बताया कि जब वो घर पहुंचा तो उसने बुजुर्ग महिला को बेहोशी की हालत में पाया, जिसे बीमार जानकर सभी के सहयोग से सराहा अस्पताल लाया गया, जहां से उसे सोलन रेफर किया गया। 4 बजे फ़ोन आया कि बेहोश पड़े बिस्तर पर। वैसे मैं तुरंत घर पहुंचा तो हमने तो पहले कोई गौर नहीं किया क्या बात हुई, हमने हार्ट अटैक हो गया या इनको शायद पैरालिसिस हो गया, तो हम तुरंत उठा के इनको सराहा हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से डॉक्टर ने तो कोई ट्रीटमेंट नहीं था, उन्होंने कहा जी इनको आप सोलन लेके जाइए। हम परसों रात को लगभग 7:30 बजे सोलन हॉस्पिटल पहुँचे। फिर यहाँ डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट किया, जो भी क्या कोई कन्फर्म नहीं हुआ क्या हुआ, लेकिन कल ये जैसे ही होश में आए दिन तक तो उन्होंने कहा कि कोई आदमी आया था, तो फिर भी क्लियर नहीं। और शाम तक इन्होंने बताया कि आया कोई, मेरे को बिस्कुट दिया उन्होंने। बाद में पूछा इनसे कान के कहाँ गए तुम्हारे, चैन थी चांदी की वो कहाँ गई, तो बोले जी पता नहीं। बोले पैसे भी थे जेब में पड़े कुछ, वो कहाँ, वो कुछ नहीं था।
अब घर में तो हमने देखा, हम तो 5 मिनट के अंदर इनका अलग रहते हैं, ये हमने इनका वो गेट लॉक किया और तुरंत आ गए हम तो परसों रात को। ठीक है जी, अभी तो होगा 20-25 हज़ार का तो होगा, ये कम घर से क्या लेंगे तो कोई पर देखा नहीं किसी ने भी। हम तो लोगों को ये संदेश जानते हैं जितने भी फेरी वाले हैं, लोग गाँव में जाते हैं, इनसे सावधान रहें, किसी का हाथ का ना खाएं, ना इनको माने, क्योंकि मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है। प्रलोभन देते हैं लोगों को सस्ते का और बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं लोगों को लूट के। सोलन अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर देवेश्वर पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि 80 वर्षीय सुखदेवी को उनके पड़ोसी बेहोशी की हालत में 2 दिन पहले अस्पताल लाए थे। उन्होंने कहा कि घटना का खुलासा वृद्ध महिला के होश में आने के बाद हो पाया है। 2 दिन पहले सुखदेवी नाम की महिला 80 साल की है, उसे उसके परिजन सरहा गांव से लेकर आए यहाँ पर बेहोशी की हालत में। तो क्योंकि वो वृद्धा जो थी अकेली घर में रह रही थी, इसके कारण किसी को कुछ नहीं मालूम था कि किस कारण बेहोश हुई। यहाँ आने पर जब हमने उनका CT स्कैन और वो कराया, सब कुछ नॉर्मल निकला। 1 दिन बाद थोड़ा थोड़ा वो होश में आने लगे और तब पूरी तरह होश में नहीं आए। तब उन्होंने बस ज़रा सी इशारा किया कि मुझे किसी ने कुछ खिलाया है। आज वो पूरी तरह होश में आए। पहले अधिकतर जो चीज़ें थी बस में ही सुनने को मिलती थी कि बस में किसी यात्री ने अपने सहयात्री को कुछ खिला दिया, पर ये पहली बार हमारी उसमें ऐसा है कि कोई गांव से मतलब महिला या लोग जो है उसको लेकर आए, जो बिस्कुट खाने की वजह से इस तरह हुई। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। शिमला के जिला उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा ने एम्बुलेंस सेवा के प्रबंधन GVK EMRI को निर्देश दिए हैं कि जिला के दूर दराज क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने में और दक्षता लाई जाए और मरीजों को कम से कम समय में अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उन्हें समयबद्ध चिकित्सा सेवा प्रदान की जा सके। उन्होंने जिला शिमला में 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अब तक प्रदान की गई सेवाओं की जानकारी भी दी। जिला उपायुक्त शिमला दिनेश मल्होत्रा ने GVK EMRI के प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि दूर दराज के क्षेत्रों के लिए अधिक एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएं ताकि लोगों को बेहतर आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं मुहैया करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेंस द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं की जानकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि जिला शिमला में नेशनल एम्बुलेंस सर्विस 108 द्वारा अभी तक 68,894 मामलों में सेवाएं प्रदान की गई हैं, जिसमें 1758 पुलिस से संबंधित, 317 आगजनी की घटना से संबंधित और 66,819 चिकित्सा सेवाओं से संबंधित तथा 9,381 मामले गर्भावस्था से संबंधित थे। वहीं 2,508 मामले दुर्घटना से संबंधित, 2820 मामले हृदय से संबंधित रोगों और 3310 मामले सांस संबंधी बीमारियों और 2458 मामले भय सूचक घटनाओं के तथा 504 मामलों में EMT द्वारा प्रसव के मामले शामिल हैं। जिला उपायुक्त ने कहा कि जनवरी से मार्च 2014 तक शिमला जिला में 4,928 मामलों में विभिन्न क्षेत्रों से लोगों द्वारा नेशनल एम्बुलेंस सर्विस 108 सेवा प्राप्त करने के लिए टेलीफोन कॉल किए गए, जबकि अप्रैल से जून 2014 तक 6,943 टेलीफोन कॉल किए गए हैं। सोर्स एजेंसी द्वारा चलाई जाती है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, उसकी आज एक रिव्यू मीटिंग की गई और मुझे बतलाते हुए खुशी होती है कि आज तक जब से ये 108 एम्बुलेंस चली है, शिमला ज़िला में तकरीबन 70,000 के करीब की एमरजेंसीज़ जो है वो उन्होंने टैकल की है या उस पर सर्विस दी है। और इसमें से मेडिकल एमरजेंसी जो थी 67,000 के करीब थी, प्रेगनेंसी रिलेटेड जो थी वो 10,000 के करीब, 9300 के करीब, 9,381 के करीब वो प्रेगनेंसी रिलेटेड केसेस, और ट्रॉमा जो थे वो 2,508 और इवन कार्डिक केसेस जो है 2,820 में 108 ने अपनी एम्बुलेंस सर्विस प्रदान की। और इस समय जिला शिमला में 29 108 एम्बुलेंसेस डिफरेंट जगह पे पार्क्ड हैं जहाँ से वो सर्विस देती हैं, और हमारी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस जो दुर्घटना स्थल पे पहुँचे। इसी मीटिंग में कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि सही समय पे हो और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनमें एम्बुलेंस की सर्विस अच्छी हो। और सर्दियों में क्योंकि एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस जो फोर्स की बड़ी गाड़ी होती है, मिनी बस टाइप की वो है, तो हमने आउटसोर्स एजेंसी से ये भी रिक्वेस्ट किया हुआ है कि
सर्दियों में एक छोटी गाड़ी भी इनके पास रहेगी, जैसे बर्फ़ में या कोई रास्ता बंद हो तो उसमें छोटी गाड़ी 4x4 की भी जा सके। जिला उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा ने जीवीके EMRI प्रबंधन को शरद ऋतु के दौरान आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा वाहनों के बेहतर प्रबंधन के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिले और प्रशासन में और अधिक दक्षता लाई जा सके। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। बरसात के मौसम में राजधानी शिमला में पेड़ गिरने और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती है और इससे सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान होता है। इस वर्ष बरसात से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए नगर निगम शिमला और जिला प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां की है और जिला प्रशासन की ओर से लोक निर्माण विभाग को भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। बरसात का मौसम आते ही रिमझिम बारिश से दिल को छू जाने वाले आनंद की अनुभूति होती है। हर कोई इस बारिश का आनंद उठाता है। मई जून की तपती गर्मी के बाद झमाझम बारिश से चिलचिलाती गर्मी की तपन न जाने कहां खो जाती है और हर कोई इस बरसात का लुत्फ उठाता है। खासतौर पर बच्चों के लिए तो ये बारिश अपने किसी खास दोस्त से अजीज लगती है और वो अपने माँ बाप की आंखों से बचकर पानी में खूब अटखेलियां करते हैं। लेकिन इस बरसात का एक दूसरा पहलू भी है जो काफ़ी परेशानी वाला होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के मौसम में भूस्खलन और पेड़ों के गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर वर्ष बरसात में सरकारी और निजी क्षेत्र में करोड़ों का नुकसान होता है। इस वर्ष भी पहाड़ियों के खिसकने और पेड़ों के धराशायी होने का सिलसिला जारी है। हालांकि अभी तक इनसे बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिला उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा के मुताबिक प्रशासन ने सड़कों को अवरुद्ध होने से बचाने और भूस्खलन के दौरान तुरंत मलबा हटाने के काम को अमली जामा पहनाने के लिए एहतियातन लोक निर्माण विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। वैसे तो हिमाचल में भी भारतवर्ष की तरह कम हुआ है, परंतु फिर भी शिमला तथा आसपास के इलाके और शिमला जिला में मानसून ठीक ही हो रहा है और बारिश ठीक हो रही है। हमारी कोशिश है कि सड़कें खुली रहें, जिसके लिए PWD विभाग को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। तो समय समय पर मीटिंग और समय समय पर बातचीत करके देखा जा रहा है कि सारी सड़कें खुली रहें। कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो उससे सड़क पे भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही मानसून और एप्पल सीजन को साथ ध्यान में रखते हुए जो हमारी मेजर सड़कें हैं, जैसे ठियोग, हटकोटी रोड, चिड़गांव रोड है या चौपाल की सड़क है, रामकोट की सड़क है, वहाँ की इंटीरियर सड़कें हैं, वहाँ पे भी हमने मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स जो हैं, जैसे बुलडोज़र हुआ, JCB हुआ, हर 15-20 किलोमीटर पे एक रखी गई है और कोऑर्डिनेशन रख रहे हैं कि PWD अथॉरिटीज़ कोई ऐसी गाड़ी फंस जाए, सड़क अवरुद्ध हो जाए तो सही समय पे मशीनरी इक्विपमेंट वहाँ पे पहुँच सके। साथ ही साथ जैसे हेल्थ विभाग है, CMO साहब है, उनको बोला गया है कि कोई ऐसा आउटब्रेक हो या कोई ऐसी बीमारी का अंदेशा हो तो उस पर भी चेक रखें। हमारे होमगार्ड के जवान भी कई जगह पे तैनात है और ऑन ड्यूटी अलर्ट रखे गए। वहीं नगर निगम शिमला ने भी बरसात के दौरान किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारियां की हैं। नगर निगम शिमला के महापौर संजय चौहान ने प्रदेश सरकार से 5 करोड़ रुपए की राशि तुरंत मुहैया करवाने की मांग। आप देखेंगे जो पिछले 2 दिन से शिमला शहर के अंदर जो वर्षा हो रही है, उसके चलते जिस प्रकार से इस वर्षा के होने से जो नुकसान का अंदेशा है, नगर निगम शिमला ने पहले ही तैयारी कर ली है और किसी भी आपदा से निपटने के लिए जो नगर निगम है वो तत्पर है। आज आप देखें कुछ एक स्थानों पर छोटा मोटा ये लैंडस्लाइड हुआ है। मैंने खुद 2 स्थानों पर, जो एक छोटा शिमला में बाउंड्री के साथ हुआ था और संजौली में जो हुआ है, जो मुझे खबर मिली है, उनमें मैंने खुद अपनी टीम के साथ विजिट किया है। जहाँ पर जो पत्थर आए थे वो हमने हटाने का कार्य कर दिया है और कुछ एक जगह पर जो है प्राइवेट जो लैंडस्लाइड हुए हैं वहाँ पर भी हमने विजिट किया है। उनको कहा है कि आप जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, तरपाल वगैरह उस पर डलवाई है। तो कोई भी अगर ऐसी
घटना घटित होती है, ऐसी परिस्थिति पैदा होगी तो नगर निगम के द्वारा जो है हमारा इस आपदा से निपटने के लिए हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारे जो सहायक आयुक्त है उनको जो है इससे निपटने के लिए हमने जो है नोडल ऑफिसर बनाया है। बाकी हमारी R&B की टीम और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स है वो पूरी तरह से तत्पर है। कहीं पर भी ऐसी घटना होगी हम स्वयं जो है उसको जायजा लेकर हमारी टीम जो है वहाँ पर पहुँचेगी। अभी आप देखें क्योंकि अभी कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं जो है हाल ही में नहीं नज़र आई है इन 2 दिनों के अंदर, छोटा मोटा है, इस स्तर पर अभी हम नहीं आ पाए क्योंकि पहला जो हमारा महत्वपूर्ण कार्य है वो इस आपदा से कैसे जो है राहत प्रदान की जाए आम शहर की जनता को, वो हम कार्य कर रहे हैं। जहाँ पर पत्थर है, मलबा है, उसको हटाने का काम हम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि हमारा जो मशीनरी है वो भी कई स्थानों पर जहाँ पर मशीनरी योग्य कार्य है वो मशीनरी जो है लगी है, जहाँ पर जो है लेबर के जरिए हमको करवाना है वहाँ पर लेबर लगाई है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। शिमला के एक्सीलेंस कॉलेज संजौली के समीप संजौली ढली बाईपास पर फ्लाईओवर ब्रिज व पैदल रास्ते की मांग जोर पकड़ने लगी है। कुल्लू, किन्नौर और ऊपरी शिमला से शिमला खासकर IGMC अस्पताल जाने वाले लोगों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने में काफी मुश्किलें आती हैं, जिसे देखकर संजौली के पार्षद सुशांत कपेट और संजौली कॉलेज के प्रधानाचार्य JS नेगी ने सरकार से लोगों की समस्या का समाधान करने की अपील की है। संजौली ढली बाईपास बनने से संजौली शहर में लगने वाले ट्रैफिक जाम को तो निजात मिली है, लेकिन ऊपरी शिमला से आने वाले लोगों को एक अलग तरह की मुश्किलें आ गई हैं। ऊपरी शिमला से आने वाली बसें यहां से लक्कड़ बाजार की तरफ न आकर वाया संजौली, छोटा शिमला, खलीणी होते हुए ISBT पहुंचती है। ऐसे में शिमला बाजार आने वाले लोगों और IGMC अस्पताल जाने वाले मरीजों को इसी जगह पर उतरकर मुख्य सड़क मार्ग से जाना पड़ता है, जिससे लोगों को पैदल चलकर लंबा रास्ता तो तय करना ही पड़ता है, साथ ही सड़क हादसे की आशंकाएं भी बढ़ जाती है। इसके ठीक ऊपर एक्सीलेंस कॉलेज है और कुछ लोग शॉर्टकट अपनाकर कॉलेज परिसर से होते हुए संजौली IGMC सड़क के लिए जाते हैं, जिससे कॉलेज प्रशासन को भी दिक्कतें होती हैं। यहाँ तक कि मरीजों की आवाजाही को देखते हुए कॉलेज का गेट भी खुला रखना पड़ता है। संजौली कॉलेज के प्रधानाचार्य JS नेगी ने संजौली के पार्षद सुशांत कपरेट से इस मामले को सरकार के समक्ष उठाने की अपील की। देखिए, बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है स्टूडेंट्स की। एक तो हमारा बिल्कुल अक्रॉस द रोड जो है हॉस्टल है हमारा। दूसरा, यहाँ पर जब से बाईपास बना है मैक्सिमम जो पेशेंट्स आते हैं वाया कॉलेज थ्रू कॉलेज आते हैं, तो कॉलेज का गेट बंद नहीं कर सकते हम। कई बार बहुत इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं, थ्रू आउट डे जो है लोगों का आना जाना बहुत रहता है। तो एक प्रपोज़ल दी थी मैंने सुशांत कपरेट जी को, यहाँ के काउंसलर जी को, और साथ में डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि यहाँ एक बिल्कुल कॉलेज के साइंस ब्लॉक और कॉमर्स ब्लॉक के साथ से एक रास्ता बना जाए और हो सके तो ओवरहेड ब्रिज बन जाए, तो स्टूडेंट्स की भी एज वेल एज यहाँ जितने भी जनता जो यहाँ उतरती है हॉस्पिटल के लिए, बाज़ार के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रास्ता बन जाएगा। संजौली ढली बाईपास पर फ्लाईओवर और पैदल रास्ते की संभावना तलाशने के लिए लोक निर्माण विभाग के एक्शन ने मौके का दौरा किया। आज हम काउंसलर साहब और लोगों की डिमांड पे यहाँ बाईपास के जंक्शन पे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम यहाँ जो ये कंजेशन हो रहा है लोगों के लिए, पैदल के लिए, इसको हम सॉर्ट आउट कर सकें। इसी के लिए अब आज हम ओवर ब्रिज यहाँ से पैदल चलने का और दूसरा पैदल रास्ता पेडेस्ट्रियन पाथ IGMC के लिए देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इसी प्रपोजल को एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि हम इस प्रपोजल को अपने हायर अथॉरिटीज़ को फिर भेज सकें। वहीं संजौली के पार्षद सुशांत कपरेट ने बताया कि आम जनता और मरीजों को IGMC अस्पताल पहुंचने और शिमला बाजार पहुंचने में आ रही मुश्किलों को देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष इस समस्या को रखा है और इसके समाधान के लिए आग्रह किया है। जो ये पॉइंट है जो ढली संजौली का जो बाईपास का पॉइंट है संजौली कॉलेज के साथ, यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम का हम लोगों को सामना करना पड़ता है कि जितने भी लोग चाहे वो अपर शिमला से आ रहे हैं, कुल्लू से आ रहे हैं, किन्नौर से आ रहे हैं, उन सब लोगों को यहाँ पर उतर के जो बसेस में आते हैं वो यहाँ पर उतरते हैं और इस पॉइंट से आगे पैदल वो IGMC तक मेन रोड के माध्यम से जाते हैं। तो हमारी ये सरकार से और PWD विभाग से ये गुजारिश रही है, हमने मुख्यमंत्री महोदय से भी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने भी डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड किया है कि यहाँ से एक डायरेक्ट एक फ्लाईओवर बनाया जाए, एक ओवरहेड ब्रिज बनाया जाए जो यहाँ से इस पॉइंट से पीछे IGMC वाले रोड के लिए कनेक्ट करे, जिससे आने वाले राहगीरों को सुविधा मिले। क्योंकि सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। जिला उद्यान विभाग सोलन द्वारा विकास खंड कुनिहार के तहत हाटकोट और कुनिहार पंचायत में एक उद्यान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उद्यान विभाग के उप निदेशक ML धीमान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
उद्यान संगोष्ठी में आसपास की पंचायतों के करीब 100 किसानों और बागवानों ने भाग लिया। एक दिवसीय शिविर में उपस्थित किसानों को नींबू, आम और अनार आदि के पौधों को बागवानी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से निःशुल्क पौधे भी वितरित किए गए। गोष्ठी में उद्यान विभाग के उप निदेशक ML धीमान ने बताया कि गोष्ठी में विभाग द्वारा लोगों को नींबू, आम और अनार की विभिन्न प्रजातियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि विभाग के विशेषज्ञों ने किसानों को कंडाघाट की प्रयोगशाला में नींबू, आम और अनार के पौधों की सफलता के बारे में अवगत करवाया गया। उद्यान सेमिनार रखा हुआ है, तो इसमें लोगों को जो विभाग की योजना है उसके बारे में जानकारी दी गई। मेरे साथ और जो वैज्ञानिक आए हुए हैं, जैसे डॉक्टर बंटी सैला हैं, उन्होंने भी अपने जो KVK कंडाघाट है उसके बारे में जानकारी दी। वहाँ क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं उसके बारे में जानकारी दी। साथ में हमारे बीच में डॉक्टर वर्मा जी हैं, रिटायर्ड हैं यूनिवर्सिटी से। इन्होंने प्लांट प्रोडक्शन के बारे में लोगों को जानकारी दी, जैसे कि नींबू प्रजाति के पौधों के ऊपर बीमारियां लगने और कीट लगने, अनार के ऊपर कीट की रोकथाम के लिए उन्होंने लोगों के बीच में जानकारी दी। वहीं अर्की क्षेत्र किसान सलाहकार कमेटी के अध्यक्ष हरिराम कौंडल ने बताया कि सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काफी अनुदान दिया जा रहा है, जिसका किसानों को लाभ उठाना चाहिए। बागवानी विभाग के द्वारा यहाँ पर अपने 100 किसानों के लिए जानकारी दी गई है, वो बहुत ही किसानों के लिए लाभदायक है। और जो सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है वो इतना अधिक है कि किसानों को प्रेरित करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। इसमें हर प्रकार की योजनाएं जो हैं, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उनका ये प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। यहाँ पर किसानों के लिए किसी भी किस्म का की दिक्कत जो है विभाग, दोनों विभागों की तरफ से नहीं आ रही है। अनुरोध करूँगा किसानों से कि इसका लाभ उठाएं। कुनिहार क्षेत्र के प्रगतिशील किसान रघुवीर सिंह कंवर ने बताया कि क्षेत्र बागवानी के लिए उपयुक्त है और इस तरह के शिविरों का आयोजन यहाँ होता रहना चाहिए ताकि किसानों को जानकारियाँ मिल सके। ये जो विभाग द्वारा जानकारी दी जा रही है बहुत अच्छी है, हम लोग को बहुत अच्छा इससे फल मिल रहे हैं। हम ये चाहते हैं भाई इसको बार बार इसका कैंप जो मतलब को लगाया जाए, जिससे लोगों को जानकारी मिले। पर मैक्सिमम जो है एरिया है हमारा वो कल्टीवेशन का होता है, तो हम ये चाहते हैं भी लोग जो जहाँ पे बंजर खेती उसमें जो फलदार पौधे लगाएं, जिससे लोगों को उसका बेनिफिट मिले। समय समय पर यह आयोजन होते रहे। सिटी चैनल के लिए कुनिहार से अजीत कौशल के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। रामपुर के दूर दराज क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए रामपुर में आई कैंप का आयोजन शुरू हुआ। इस कैंप में पालमपुर मरांडा रोटरी फाउंडेशन के नेत्र रोग चिकित्सकों की टीम पहुंची है। सत्यनारायण कपूरिया मंदिर ट्रस्ट की ओर से चलाया जा रहा है ये शिविर 3 दिन तक चलेगा। शिविर के पहले दिन ही 1000 से अधिक लोगों का पंजीकरण करवाया गया। नेत्र चिकित्सक इस दौरान निःशुल्क ऑपरेशन भी करेंगे। रामपुर के दूरदराज ग्रामीण गरीबों की सुविधा के लिए रामपुर में आई कैंप का आयोजन आज से शुरू हो गया। इस कैंप में पालमपुर मरांडा रोटरी फाउंडेशन के नेत्र रोग चिकित्सकों की टीम पहुंची है। सत्यनारायण कपूरिया मंदिर ट्रस्ट की ओर से यह शिविर 3 दिनों तक चलाया जाएगा। शिविर के पहले दिन ही 1000 से अधिक लोगों का पंजीकरण करवाया गया। नेत्र चिकित्सक इस दौरान निःशुल्क ऑपरेशन भी करेंगे। शिविर में आए लोगों ने बताया कि इस तरह की सुविधा के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। इस शिविर के आयोजन से उन्हें काफी लाभ हुआ है। श्री ठाकुर सत्यनारायण मंदिर रामपुर में आज ये आँखों का फ्री कैंप जिसमें फ्री लोगों की जांच की जा रही है और उसके बाद कल लोगों के ऑपरेशन किए जाएंगे और परसों उनको पट्टियाँ खोलने के बाद विदा किया जाएगा। ये इस तरह का कार्यक्रम इस बार तीसरा साल है, जो तीसरी बार हो रहा है ये रामपुर में। और इसमें दूर दराज से जो लोग आए होते हैं ये उनके लिए आयोजन किया जाता है। जो लोग अपना ऑपरेशन कराने के लिए अपना दूर मतलब रामपुर में आने में जिनको दिक्कत रहती है, या बुजुर्ग लोग जो लोग बाहर कहीं अपना इलाज नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ही इस जो कैंप का आयोजन किया जाता है। मेरा नाम किशन सिंह। कहाँ से आए? अब मैं आई जेरी से। हाँ जी, जेरी से आई, मैं आँखें दिखाने आई ना डॉक्टर के पास, यहाँ मगन जी के तब आई। मेरा नाम देव कन्या है, मैं निर्मल के अवेरा गांव से हूँ। यहाँ पे जो कैंप लगा है यहाँ पे अच्छे डॉक्टर आए हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पे दिखाने के लिए लाई हूँ। नहीं तो हमारे को बाहर दूर जाना पड़ता है, यहाँ पे अच्छे से वो हो रहा है। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट।
सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।